जय हिंद मेरे बच्चों। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मोशन के बारे में। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसकी मोशन और मोशन का मतलब क्या। तो पहले समझेंगे किसकी मोशन। मोशन एक ऑब्जेक्ट की, और हम अभी जनरली मान के चलेंगे कि ऑब्जेक्ट है हमारी पॉइंट साइज, यानी ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस नेग्लिजिबल हैं, पॉइंट के बराबर है हमारी ऑब्जेक्ट। तो मान लो कि ये एक पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट है P। हमें चेक करना है कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। तो उससे पहले एक और बात समझ लें कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक और चीज चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वर। यानी ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक ऑब्जर्वर भी चाहिए। मान लो कि यहां बैठा देता हूं एक ऑब्जर्वर, तो ये ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के पास भी हो सकता है और दूर भी हो सकता है। अब जैसे मान लो मैं सड़क पे खड़ा हूं और कोई गाड़ी मेरे पास से निकल के जा रही है, तो इसका मतलब ऑब्जर्वर और वो ऑब्जेक्ट अंडर मोशन दोनों पास ही हैं। तो मुझे ऑब्जेक्ट अपने पास आती हुई भी दिखाई देगी, और जब मुझे क्रॉस करके निकल जाएगी तो दूर जाती हुई भी दिखाई देगी। यानी मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि ऑब्जेक्ट मेरे पास आ रही है या मुझसे दूर जा रही है। लेकिन मैं अगर अपने आप को ऑब्जर्वर मान के मून को देखूं या सन को देखूं, तो क्या मुझे पता चल पा रहा है कि वो मेरे पास आ रहा है या मुझसे दूर जा रहा है? हमें तो ऐसा लगता है कि टाइम सेम है और वो ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट स्टेशनरी है। तो यानी कि सेपरेशन बहुत ज्यादा है ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में। तब हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को देख के डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। तब उस कंडीशन में क्या करना होता है, हमें एक तीसरी चीज और देखनी पड़ती है। वो तीसरी चीज जो होती है वो होती है उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के पास कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, एक अनदर ऑब्जेक्ट जो उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के पास रेस्ट में हो। और ये रेस्ट वाली ऑब्जेक्ट फिर कहलाती है रेफरेंस। रेफरेंस मतलब जिसकी पोजीशन से हम ऑब्जेक्ट अंडर कंसीडरेशन की पोजीशन को कंपेयर कर सकें। अब बात आती है पोजीशन क्या भाई। पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट हमारी एक लाइन में मूव कर रही है तो उसकी पोजीशन उस लाइन के अलोंग चेंज हो रही होगी। रेफरेंस से जो भी डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की अलोंग द लाइन, वही कहलाएगी उसकी पोजीशन। अगर एक मान लो सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो उसकी मोशन एक प्लेन में हो गई, साइमल्टेनियसली दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, क्योंकि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस विल फॉर्म टू डायमेंशंस। एक सिंगल डायरेक्शन मतलब एक स्ट्रेट लाइन, वो बनाती है वन डायमेंशन। तो सिंगल डायरेक्शन यानी स्ट्रेट लाइन मतलब वन डायमेंशन, और टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस मतलब प्लेन मतलब टू डायमेंशंस। और थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन जैसे हम ऐसे ले लेते हैं एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, तो एक्स वाई जेड हमेशा लेनी होती है राइट हैंडेड ट्रायड के अकॉर्डिंग, एक्स वाई जेड। ऑर्डर भी ये रहना होता है, रख कैसे भी लो, एक्स इधर वाई इधर जेड ऊपर रख लिया, एक्स इधर वाई इधर जेड इधर रख लिया, कैसे भी रख लो, लेकिन ऑर्डर ये रहना है एक्स वाई जेड। तो अगर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस साथ साथ हैं, यानी ऑब्जेक्ट ऐसे चल रही है कि उसका डिस्प्लेसमेंट इन तीनों डायरेक्शंस में साथ साथ है, तब फिर ऐसी मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन स्पेस या थ्री डायमेंशनल मोशन। और ऐसे केस में पार्टिकल या ऑब्जेक्ट अंडर कंसीडरेशन की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब अगर एक स्ट्रेट लाइन में मोशन है तो हमें एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो। अगर वो प्लेन में मोशन है तो प्लेन में हमें फिर दो कोऑर्डिनेट चाहिए। अब चाहे एक एक्स है तो दूसरा वाई, एक एक्स है तो दूसरा जेड, एक वाई है तो दूसरा जेड, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, लेकिन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मोशन होगी तो मतलब मोशन इन प्लेन, और उसके लिए हमें पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, एक्स और वाई। अब अगर स्पेस में है तो हमें फिर तीनों कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक्स वाई और जेड। तो अब बात आती है कि अगर ऑब्जेक्ट अंडर कंसीडरेशन क्लोज टू ऑब्जर्वर है तो फिर ये जो रेफरेंस है, इस रेफरेंस का काम भी ये ऑब्जर्वर ही कर देगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अंडर कंसीडरेशन वेरी फार फ्रॉम द ऑब्जर्वर है तो फिर ऑब्जर्वर को उस ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग्स में एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट ढूंढनी पड़ेगी, और उस फिक्स्ड ऑब्जेक्ट यानी ऐसी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है उसकी पोजीशन से कंपेयर करेगा ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को। अब
अगर कंपेयर करेगा तो कंपेयर करके क्या चेक करेगा? चेक करेगा कि टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट और रेफरेंस के बीच का सेपरेशन चेंज हो रहा है या नहीं। चाहे वो रेफरेंस ऑब्जर्वर खुद है, चाहे सराउंडिंग्स ऑफ ऑब्जेक्ट में कोई रेफरेंस उस ऑब्जर्वर ने ढूंढा है। अगर ये सेपरेशन, या ऐसे बोलें ये सेपरेशन ओपी टाइम के साथ साथ बदलता है, तो हम बोलेंगे कि पॉइंट पी मोशन में है। लेकिन अगर पी की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती है, तो हम बोलेंगे पॉइंट पी रेस्ट में है। तो इसका मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें डिटरमाइन कराएगी कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में। अगर पोजीशन टाइम के साथ साथ सराउंडिंग्स की रेस्पेक्ट में बदल रही है तो ऑब्जेक्ट होगी मोशन में, और अगर सराउंडिंग्स की रेस्पेक्ट में पोजीशन टाइम के साथ साथ नहीं बदल रही है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगी रेस्ट में। तो इसका मतलब कि हमने अगर देखना है कि पॉइंट पी रेस्ट में है या मोशन में है, तो हमने रेफरेंस से पॉइंट पी का सेपरेशन चेक करना है। इसी तरह से ये रेफरेंस हमने कब लेना है? जब ऑब्जेक्ट वेरी फार फ्रॉम ऑब्जर्वर है, और अगर ऑब्जेक्ट क्लोज टू ऑब्जर्वर ही है तो फिर हमें इसे थर्ड पॉइंट यानी रेफरेंस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ओ भी पी का सराउंडिंग्स बना लेगा, यानी ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग्स हो जाएगा ऑब्जर्वर, और सराउंडिंग्स की रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही है या नहीं है वो इजीली चेक हो जाएगा। अब इसमें एक और बात समझ लो, अगर मैं इस ऑब्जर्वर के साथ एसोसिएट कर दूं कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई और जेड, तो ऑब्जर्वर एसोसिएटेड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्जर्वर ही मेरा रेफरेंस है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट अंडर कंसीडरेशन क्लोज टू ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मेरा रेफरेंस है और मैं इस रेफरेंस से एसोसिएट कर दूं एक्स वाई और जेड एक्सिस, तो ये बन जाएगा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रेस्पेक्ट में फिर हम स्टडी करेंगे मोशन ऑफ पॉइंट पी। और यहां एक और बात बता देता हूं बच्चों कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, ऐसे फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस जिनमें न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन ओबे हो कहलाते हैं इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रेस्ट में होंगे, यानी ये ऑब्जर्वर या तो रेस्ट में होगा, या फिर मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो रेस्ट में है या फिर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल देते हैं, भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं या रेस्ट में है, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, क्योंकि उनके अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ओबे होते हैं। लेकिन जिनमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ओबे नहीं होते हैं वो कहलाते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। और वो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस होते हैं ऐसे जो एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, यानी हमारा ये ऑब्जर्वर खुद ही एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉज ऑफ मोशन ओबे नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके खुद के एक्सेलरेशन की वजह से इसे लगेगा कि पॉइंट पी एक्सेलरेट कर रहा है, और किसी भी पॉइंट में एक्सेलरेशन तभी हो सकता है जब उस पर कोई फोर्स लगे। तो इसका मतलब पॉइंट पी पे बिना फोर्स लगे ही इसे लगेगा कि पॉइंट पी पे फोर्स लग रही है, तो इसका मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डिसओबे हो गए, यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होल्ड नहीं किए। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। तो होप मेरे बच्चों ये बात समझ में आई हो। ये बात हमें ग्रेजुएशन में ज़्यादा जरूरत पड़ती है, यहाँ 12th लेवल तक ज़्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। 12th लेवल के बाद हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसकी हमें जरूरत पड़ती है। और फिर वापस आते हैं हम अपनी मोशन पे। शायद इतना तो समझ में आया कि मोशन क्या है, रेस्ट क्या है। अब बात आती है कि इस मोशन और रेस्ट को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? हमें ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच के सेपरेशन को चेक करना पड़ रहा है। अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि एक ही ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जर्वर बोलेगा कि ये रेस्ट में है और दूसरा ऑब्जर्वर बोलेगा कि ये मोशन में है। तो इसका मतलब ये जो रेस्ट और मोशन में होना है किसी ऑब्जेक्ट का, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो हमेशा रिलेटिव है। अब बात आती है, अभी मैंने वर्ड एब्सोल्यूट का यूज किया, तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या? हम किसी मोशन को एब्सोल्यूट बोलेंगे तब जब हमारा ऑब्जर्वर या ये रेफरेंस एब्सोल्यूटली रेस्ट पे हो। अगर ऑब्जर्वर या रेफरेंस हमारा एब्सोल्यूटली रेस्ट पे है तो उसकी रेस्पेक्ट में जब पोजीशन पी की चेंज होगी तो उसकी मोशन कहलाएगी एब्सोल्यूट मोशन। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि क्या इस यूनिवर्स में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है? इसका आंसर नो। यूनिवर्स इज एवर एक्सपेंडिंग, और इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है।
नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास एक एब्सोल्यूट रेस्ट पे रेफरेंस ही अवेलेबल नहीं है। अगर एब्सोल्यूट रेस्ट अवेलेबल नहीं है तो इसीलिए एब्सोल्यूट मोशन भी अवेलेबल नहीं है। तो जो भी मोशन हम पढ़ेंगे वो मोशन हमेशा होगी रिलेटिव। रिलेटिव मतलब एज कंपेयर टू द पोजीशन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट विच इटसेल्फ इज इन मोशन। तो इसका मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कंपेयर करेंगे एक दूसरी ऐसी ऑब्जेक्ट से जो खुद ही ऑलरेडी मोशन में है। बात शायद समझ में आई। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां मैं बोर्ड के सामने खड़ा हूं, तो अगर मैं अपने सराउंडिंग्स की बात करूं तो आप लोगों को लगेगा कि मेरे सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में मेरी पोजीशन नहीं बदल रही, तो इसका मतलब मैं रेस्ट में हूं। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर अर्थ सरफेस से ऊपर उठ के देखेगा तो हमें पता है अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रही है और ये रिवॉल्व भी कर रही है अराउंड द सन। तो इसका मतलब मेरे पास रोटेशनल मोशन भी है अबाउट द एक्सिस ऑफ द अर्थ और मेरे पास रिवोल्यूशनरी मोशन भी है अराउंड द सन, क्योंकि अर्थ इटसेल्फ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो शायद अभी तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को कंसिडर करना है तो हमने उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कंपेयर करना है किसी रेफरेंस की पोजीशन से। रेफरेंस रेस्ट में होना चाहिए। अब एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल नहीं है तो उस रेस्ट को हम रिलेटिव रेस्ट ही मान लेंगे। और अगर ऑब्जर्वर की रेस्पेक्ट में वो रेफरेंस रेस्ट में है तभी उसको रेफरेंस माना जा सकता है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट ये रेफरेंस तो रेस्ट में होना ही चाहिए। और मैंने आपको यह भी बताया कि रेफरेंस की जरूरत हमें कब पड़ती है, जब ऑब्जेक्ट whose motion is to be studied is very far from the observer। क्लोज है तो ये ऑब्जर्वर अपने आप को ही रेफरेंस मान लेंगे, तो ऑब्जर्वर ही हमारा रेफरेंस हो जाएगा। अब बात आई है मोशन और रेस्ट की, और यह भी हमें पता चल गया कि मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। अगर मान लो हम किसी व्हीकल में बैठे हैं, व्हीकल फ्लाई कर रहा है ओवर दी रोड, सड़क पे चल रहा है, तो अगर हम खिड़की से बाहर झांक के देखेंगे तो हमें क्या लगेगा? हमें लगेगा कि जो बाहर पेड़, बिल्डिंग्स, ये सब पीछे की तरफ दौड़ते चले आ रहे हैं। अगर ये पीछे की तरफ दौड़ते चले जा रहे हैं तो इसका मतलब हमें अपनी रेस्पेक्ट में वो पेड़, बिल्डिंग्स जो भी बाहर हमें दिख रहे हैं वो मूव करते नजर आएंगे। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा है? नहीं। एक्चुअल में क्या है, अगर कोई ऑब्जर्वर बाहर ग्राउंड पे खड़ा होगा तो वो हमें बोलेगा कि हम दौड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा व्हीकल फ्लाई कर रहा है ओवर द रोड, तो उसके लिए हम दौड़ रहे हैं। हमारे लिए वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ पर्सन पीछे की तरफ दौड़ रहा है। तो इसका मतलब, अच्छा अगर हम अपनी पोजीशन को कंपेयर करें विद रेस्पेक्ट टू द इंटीरियर ऑफ द व्हीकल, यानी व्हीकल के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे अपनी पोजीशन को कंपेयर करें, तो हमें हमारी पोजीशन चेंज होती नजर नहीं आएगी। या यूं कह लें कि अगर व्हीकल के अंदर किसी भी पॉइंट को हम रेफरेंस माने तो उस पॉइंट की रेस्पेक्ट में हम रेस्ट पे होंगे। लेकिन अगर बाहर सड़क पे खड़े हुए किसी ऑब्जेक्ट को हम रेफरेंस माने तो उसकी रेस्पेक्ट में हम मोशन में होंगे। तो इसका मतलब रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है। ये केवल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन पे डिपेंड नहीं करते हैं, स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करते हैं। मान लो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव करना शुरू कर दें, तो क्या उन दोनों के बीच का सेपरेशन बदलेगा? नहीं। तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को फाइंड करेंगे रिलेटिवली एट रेस्ट, क्योंकि उन दोनों के बीच का सेपरेशन टाइम के साथ नहीं बदल रहा होगा। लेकिन अगर कोई बंदा ग्राउंड पे स्टेशनरी खड़ा है तो उसकी रेस्पेक्ट में दोनों मोशन में हो जाएंगे। तो इस तरह से याद रखेंगे कि रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म है। किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट में होना या मोशन में होना उस ऑब्जेक्ट की स्टेट पे अकेले डिपेंड नहीं करेगा, वो ऑब्जर्वर की स्टेट पे भी डिपेंड करेगा। होप मेरे बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी।